पढ़ेंगे तो पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन तो समझाने के लिए जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम परेटो डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और एक बोलते हैं इसको 80-20 डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 80-20 डिस्ट्रीब्यूशन कैसे समझते हैं? क्रिकेट देखते हो आप लोग, है ना? क्रिकेट में किसी मैच में अगर सपोज किसी टीम ने, वनडे में बात करो, किसी टीम ने रन बनाया 300 है ना, या फिर 400 समथिंग, कई बार होता है कि 400 बनाते हैं, तो कितने लोग मिलके बनाते हैं उतने? टीम में तो 10 लोग होते हैं, बट ऐसा होता है ना कि किसी ने 120 रन मार दिया, किसी ने 180 रन मार दिया, तब जाके इतना बड़ा स्कोर बनता है ना। बाकी के जो आते हैं वो लोग, कोई 50 मार रहा है, कोई 30 कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, कोई 0 पे जा रहा है, इस टाइप से। तो यही पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअल में ये भी फॉलो करता है कि जो 80% रन है, कितने? 80% रन, कितने रन कौन बनाता है? तो 20% प्लेयर बनाते हैं। बनाते हैं क्या? राइट है। 80% रन जो है वो 20% प्लेयर बनाते हैं। सेम एक और, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में 80% जो वर्क है, बताता हूँ, 20% लोग करते हैं। कैसे बोलेंगे सर? एम्प्लॉयज तो 20% एम्प्लॉयज करते हैं, एम्प्लॉयज तो 100% जब काम करेंगे तभी 80 मतलब काम होगा। तो 80% जो मेजर वर्क है, मेजर वर्क मतलब डिसीजन लेना, है ना, या फिर किसी चीज को क्या बोल सकते हैं, डिसीजन के आगे प्रोग्रेस करना, वर्क प्रोजेक्ट देना, प्रोजेक्ट फाइनल करना, ये सारी चीजें कौन करता है? 20% इंपॉर्टेंट लोग करते हैं। 20% इंपॉर्टेंट लोग कौन? मैनेजर हो गया, है ना, टीम लीडर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर, रीजनल ब्रांच मैनेजर वगैरह वगैरह, जो भी है, सीईओ, ये सब 20% में आते हैं। बाकी 80% लोग क्या करते हैं? तो 80% जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है वो बाकी का 20% काम करते हैं, ठीक है। 20% दैट सेम इसमें भी क्या हो सकता है कि 20% प्लेयर जो होते हैं वो सॉरी 80% प्लेयर जो होते हैं वो बाकी के 20% रन बनाते हैं। होता है ना ऐसे। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन या परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है, क्या फॉलो करता है, तो समझते हैं। फिर इसका हमें वो देखना पड़ेगा ना, लाइक इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कैसे बनता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट वाइज इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी इससे पहले देखा था, कल देखा था। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा उसी टाइप से। वहां पर भी अल्फा की वैल्यू थी क्या, या लैम्डा की वैल्यू थी? लैम्डा की वैल्यू बताया था मैंने शायद से, हाइट ऑफ दिस कर्व, है ना। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो बनता है इसका, कैसे बना है इसका बताओ। कैसे एक्सप्लेन करोगे इस कर्व को? अगर आपके सामने इस टाइप का कर्व है तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? यहाँ से, यहाँ से 20%, और ये 20% काम कम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ, 4 रखूँ और 6 रखूँ, ऐसे करते हैं समझने के लिए, ज़्यादा आसानी से होगा। इट इज 2, 4 और 6, 8, डन।
यहाँ पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6 8। डन। अब बताओ, अब समझ में आया? 80 to 20, 80% जो वर्क है वो कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पे? 80% डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर 20% पर है। जहाँ पे 20% डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, मतलब इसका 80% कहाँ पर है, इसके 20% पे 80-20 रूल फॉलो कर रहा है यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग ही, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल है क्या ये? नहीं है, बट जो डेटा है वो तो नॉट रियल है ना। डेटा तो रियल है। जैसे मैंने हाइट, वेट या फिर वेल्थ वाला डेटा डिस्क्राइब किया था, एज वाला है ना, एज मतलब लाइक लाइफ स्पैन वाला बात की थी, सारी रियल लाइफ डेटा है। वैसे भी ये भी रियल लाइफ डेटा है, जो मैंने भी बताया कि रन वाला हो गया या वॉकर वाला हो गया, और भी चीज़ें हो सकता है। या अभी अभी एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर में आपकी फैमिली इनकम की मैं बात करूँ, फैमिली इनकम, तो 80% चंक किसका होता है? पापा का, है ना? बाकी लोग 20% हिस्सा कमाते हैं। सेम होता है, रियल लाइफ है ना डेटा। तो इसको भी जैसे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, सेम इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है? सो पॉइंटो डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना, हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या यूज करेंगे? लॉग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं? लॉग डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं? लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसफर करते हैं हम सिंपल क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या यूज करते हैं? लॉग ट्रांसफॉर्म, बताया कि मैंने लॉग ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इसी को पहले कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं फिर उसका भी। तो फिर फर्स्ट एक्स वाइज, हमारा ये क्या होगा, x1 x2 x3 टिल xn, ये क्या होगा? हाँ, डेटा पॉइंट ना। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का है ये, सॉरी परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, बार बार गलत लिख रहा हूँ, ये होगा परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। फिर गॉसियन के लिए हम यूज करते हैं y का, y1 y2 yn। ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन सी मेथड बताई मैंने अभी? बॉक्स बॉक्स बॉक्स, स्मॉल x इज इक्वल टू अल्फा। फॉर्मूला है इसका, अल्फा क्या है? सो अल्फा इज हाइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाइट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला देखेंगे, सो फॉर्मूला वाइज y ऑफ i इक्वल्स टू x ऑफ i माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा। if if alpha is not equal to 0, box box alpha is equal to 0, then
ई ऑफ एक्स, ये लॉग ई ऑफ एक्स मत पूछना क्या होता है लॉग ई ऑफ एक्स। नहीं एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन नहीं। कब क्या यूज करेंगे, अगर अल्फा की वैल्यू जीरो नहीं हुई तो हम क्या यूज करेंगे, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर अल्फा की वैल्यू जीरो हुई तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लॉग नॉर्मल, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, लॉग नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जस्ट मैंने बताया कि लॉग नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को हम किससे कन्वर्ट करते हैं, तो लॉग नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन से यूज करते हैं लॉग डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। ये क्लियर है। क्यू क्यू प्लॉट, क्यू की मतलब क्वार्टाइल क्वांटाइल प्लॉट, डन। नाम बताया जस्ट। क्यू क्यू प्लॉट वाइज किस काम में आता है, जैसे आउटलायर चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लॉट की बात कर रहा हूँ, कौन सा विजुअल यूज करते हैं आउटलायर के लिए, पढ़ा है ना, पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, क्या है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट करते हैं ना यूज, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट यूज करते हैं जिससे हम आउटलायर पता करते हैं। वैसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पता करने के लिए प्लॉट है ना, उसी को क्या बोलते हैं, क्यू क्यू प्लॉट, क्वार्टाइल और क्वांटाइल प्लॉट। सो जस्ट सिंपल कुछ नहीं है, मैं जस्ट प्लॉट वाइज आपको बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। ये एक प्लॉट है, इस प्लॉट में आपको रेंज दिया हुआ है जीरो, वन, माइनस, माइनस से यहाँ पर हम देखेंगे तो माइनस वन, माइनस टू, मे भी रेंज कुछ भी हो सकती है, रेंज तीन चार पाँच तक भी हो सकती है, प्लस वन प्लस टू, दिस इज अ लाइन, ओके। ये क्या है, ये डेटा पॉइंट है, क्या डेटा पॉइंट है, इस लाइन के पास जो डेटा पॉइंट दिख रहा है ना, ये डेटा पॉइंट है, विजुअल में आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है। आपको ये पाइथन में बनाना पड़ता है, पाइथन में ही बनता है, ठीक है, क्यू क्यू प्लॉट। जब जब लाइन के आसपास ऐसे आपके डेटा पॉइंट विजुअल हो, सो मींस दिस इज नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये, नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जैसे बॉक्स कॉक्स है, लॉग नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब हमारे डेटा पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ होंगे, एक आधी आउट जा रहा है, बाकी जो है वो कहाँ है, लाइन पर। तब ये क्या होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस डायरेक्टली एक प्लॉट से आपको पता चल जाएगा, कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा गॉसियन है, कौन सा नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि प्लॉट का क्या काम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाना कि नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल। चलिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया था क्या मैंने, हम्म, हाँ हाँ हाँ, n-1 क्या था दूसरा वर्ड,
पढ़ाया था, मतलब बताया था मैंने, जस्ट वही पूछ रहा हूँ, रिपीट पूछ रहा हूँ, क्या होता है? बायस नहीं होना चाहिए ना, वर्ड बायस नहीं होना, सैंपल जो डेटा है, सैंपल मीन है, वो पॉपुलेशन के लिए बायस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम n-1 यूज करते हैं। क्या नाम है इसका? चीज स्क्वायर टेस्ट बोलो या चाय स्क्वायर टेस्ट बोलो, ठीक है, जो फाउंडर है उसके नाम के ऊपर होते हैं, ठीक है। सो definition was is a non-parametric test that is performed on categorical data। कैटेगरिकल डेटा क्या होता है? कैटेगरिकल डेटा क्या होता है? कैटेगरिकल डेटा मतलब जो कैटेगरी में अवेलेबल हो, जैसे कि मेल फीमेल, पास फेल, है ना, या फिर हमने जो एजुकेशन वाइज देखा था ना, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये कैटेगरिकल डेटा है ना, या किसी भी टाइप की, जैसे वो फ्लावर की स्पीसीज थी ना, या फिर क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। सो इस टाइप की जहाँ पर कैटेगरी वाइज डेटा अवेलेबल है वो क्या है? कैटेगरिकल डेटा। जहाँ पर इंटीजर, न्यूमेरिकल, कंटीन्यूअस डेटा अवेलेबल है वो क्या है? न्यूमेरिक डेटा है ना, न्यूमेरिक डेटा है। सो समझते हैं चाय स्क्वायर टेस्ट को कैसे हम काम करते हैं कैटेगरिकल डेटा को, ठीक है। ध्यान देंगे इन 2000 ईयर 2000, ईयर 2000, ईयर 2000 मतलब 2000 ईयर 2000 यूएस, यूएस सेंसस, यूएस सेंसस, द सेंसस मतलब हम्म, बताओ, क्या बताओ ना, इतना इजी वर्ड है। सेंसस मतलब जनगणना, जो हर 10 साल में होती है, उसी की बात कर रहा हूँ। तो ईयर 2000 में यूएस की सेंसस के अकॉर्डिंग द एज ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्मॉल टाउन वर फाउंड टू बी द फॉलोइंग। फॉलोइंग क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। लेस देन 18, लेस देन 18, 18 to 35, or greater than 35, greater than 35। So there was 20% data, 30% data and 50% data। मतलब क्या होगा इसका? 2000 के सेंसस में यूएस में किसी स्मॉल टाउन में एज वाइज 18 साल या 18 साल से कम वाला जो पॉपुलेशन था वो कितना था? 20%। 18 से 35 ईयर तक, 30 ईयर तक पॉपुलेशन था, और 35 से ज्यादा में 50% पॉपुलेशन था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन 2010 एज ऑफ एन 15, एन 15 मतलब एन क्या है वो? इंडिविजुअल, सोचो यार। हाँ हाँ, 500 से है क्या? स्मॉल एन आते बराबर दिमाग में आना चाहिए, क्या है? सैंपल है। हमने, हमारे पास 2010 के टाइम में 500 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया हमने, 500 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया। बिलो आर द रिजल्ट, बिलो आर द रिजल्ट इज
लेस देन 18 में हमारे पास 121 लोग हैं, ठीक है। 18 टू 35 में हमारे पास 288 पॉपुलेशन है, और ग्रेटर देन 35 में हमारे पास 91 पीपल है। क्लियरली पता चल रहा है कि जो ऊपर वाला डेटा है कौन सा 2000 वाला, यहाँ पे 20% था, यहाँ पे 30% था, यहाँ पे 50% था। बट हमने तो सैंपल कलेक्ट किया है ना, सैंपल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी हम पता चल सकते हैं कि क्या जो हमारा सैंपल डेटा है वो पुराने सेंसस को फॉलो करता है या उसमें चेंजेस आए हैं। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग अल्फा। अभी तक अल्फा तक आए नहीं है, हमने बताया नहीं आपको, बट आज थोड़ा क्लियर हो जाएगा। to compute distribution of ages has been changed in let us say distribution in 10 years। हमें क्या चेक करना है कि क्या 10 साल में एज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है। जो पहले 20-30-50 रेशियो में था, अभी क्या रेशियो में चल रहा है, वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ, चेक करना है। तो सॉल्यूशन वाइज हम क्या चेक करेंगे, अब देखिए सॉल्यूशन वाइज हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस मतलब इट इज एच नॉट क्या होना चाहिए, द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन सेम। यस, कोई चेंजेस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेटा था वो सेम है 2010 में भी। एच नॉट, एच वन क्या होगा, द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस हैज चेंज्ड। मैंने बताया था कि नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट अभी तक नहीं किया ना, ठीक है। आज से करते हैं, ये कैटेगरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए अलग से और देखेंगे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास, 0.05। मतलब हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, मींस कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम लिखते हैं सी आई। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, अगर मैं 1 माइनस 0.05 को माइनस करूँ क्या होगा, 0.95 होगा ना। 100 में से 5 को कम करूंगा तो 95 होगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगेन कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, तो जस्ट ओवरव्यू दिया, कल मैं इसको डिटेल में अच्छे से लूंगा। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये मीन है अपना, ठीक है। ये जो एरिया दिख रहा है ना, दिस इज द क्रिटिकल रीजन, दिस इज द क्रिटिकल रीजन, दिस इज अवर क्रिटिकल रीजन, ठीक है। दिस इज अवर कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जिस डेटा के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस डेटा के पास आसपास जो भी रेंज आएंगी ये मेरे रीजन में है, या मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन पे या इस रेंज में कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। दिस इज आवर कॉन्फिडेंट इंटरवल। अगर कोई भी वैल्यू इस रीजन में आती है तो मैं बोल सकता हूँ कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज नहीं हुआ है, पुराना डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर वैल्यू इस रीजन में आ गई तब दिस इज आवर क्रिटिकल रीजन। और क्रिटिकल रीजन, सो अल्फा बोलते हैं हम लोग। हमने अल्फा क्या रखा था, अगर ये मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है या 95 है आउट ऑफ 100, तो ये क्या होगा, ये होगा 2.5 और 2.5 दोनों तरफ इक्वल इक्वल डिवाइड होगा। देन सो दिस इज अवर कॉन्फिडेंस इंटरवल और अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू कौन देता है, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में 0.05 दिया हुआ है, बट अल्फा वैल्यू देने का काम होता है डोमेन एक्सपर्ट्स। बोला है ना, डोमेन एक्सपर्ट्स कौन होंगे। अब इस केस में डोमेन एक्सपर्ट कौन होगा, इस क्वेश्चन में डोमेन एक्सपर्ट कौन होगा, जो इससे पहले सेंसस के डेटा के ऊपर काम कर चुका है, या जो पॉपुलेशन वाइज या रिलेटेड टू इस वर्क, जैसे आप लोग कोई
एडमिन क्या था, आईटी एडमिन है, कोई मार्केटिंग एडमिन है, कोई कुछ है, सब लोग अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन एक्सपर्ट होगा? जो उस डोमेन में काम कर चुका हो, जिसको उस डोमेन का नॉलेज हो, तो वो बताएगा ना कि क्रिटिकल रीजन क्या हो सकता है, हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग क्या रखेंगे। ठीक है, तो अगेन कौन देता है वो? अल्फा वैल्यू गिवन बाय डोमेन एक्सपर्ट। बट डोमेन एक्सपर्ट अगर अवेलेबल नहीं है तब, तो डोमेन एक्सपर्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो होगी 0.05। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया है मैंने। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस वन। कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 3 माइनस 1 2। देन फॉर द चाय स्क्वायर टेस्ट, है ना, डिसीजन रूल। डिसीजन रूल भी बताता हूँ। स्क्वायर टेस्ट, इफ इफ एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं किसको? चाय स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5.99, देन व्हाट? रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर वैल्यू मेरी 5.99 से ज्यादा हुई, इसकी, इस टेस्ट की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अब बोलने का तरीका अलग होगा, मैं बताऊंगा कैसे बोलेंगे इसको, स्टेटमेंट देने का तरीका। तो अब हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, मैंने अभी बताया था, एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं एफ जीरो माइनस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई। एफ ई मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू। और एफ जीरो मतलब ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व वैल्यू। एक्सपेक्टेड क्या है? तो मैं बताता हूँ, जस्ट अभी हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं। कैलकुलेटिंग किया, सो हमारे पास क्या है कैटेगरी? एक लेस देन 80 वाली है, 18 टू 35 वाली है, और ग्रेटर देन 35 वाली, राइट? हमारे पास डेटा क्या अवेलेबल है? 121, 288, 91 सैंपल का डेटा अवेलेबल है 500 सैंपल में से। ये होगी क्या? ऑब्जर्व वैल्यू। क्या होगी? ऑब्जर्व वैल्यू। एक्सपेक्टेड क्या होगी? तो एक्सपेक्टेड होगी 500 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। क्यों 20 डिवाइडेड बाय 100? पुराने डेटा की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? 20%, 30% और 50%। ठीक है, क्या होगा? 100। यहाँ क्या होगा? 150। यहाँ क्या होगा? 250, राइट? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है हमारी? 100, 150, 250। ऑब्जर्व क्या थी? 121, 288 और 91। देन फॉर्मूला में रखें इसको, फॉर्मूला में रखें एक्स स्क्वायर 121 माइनस 100, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर, प्लस 288 माइनस 150। यस, इसके डिवाइडेड में क्या आएगा? एफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी हमारी? 100 थी। यहाँ पे क्या थी? 150 थी, प्लस 250 नहीं, वहाँ पे क्या 91 है ना, 91 माइनस 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 250। इसका कैलकुलेशन निकालेंगे, तो इसका कैलकुलेशन आता है कुछ यहाँ पर 232.94 एक्स स्क्वायर। ना मुझे बताओ, मैंने जो एक रूल दिया था, डिसीजन रूल दिया था, किसका डिसीजन रूल दिया था? लिखा था मैंने कि
चाय स्क्वायर टेस्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 5.99 से ज्यादा आई, ग्रेटर देन 5.99 है, तब क्या बोलेंगे हम? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हैज चेंज्ड, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हैज चेंज्ड ना, वैल्यू फॉल्स ग्रेटर देन 5.99 है ना, ग्रेटर देन 5.99, so we can say distribution has changed, changed। तब क्या होगा? तब होगा कि we reject null hypothesis, okay, and accept alternate hypothesis। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। बट सेम क्वेश्चन के लिए अगर हमारा आंसर जो था, हमारी जो वैल्यू होती वो अगर करीब 4 आ जाती या 5.7 आ जाती, कोई भी होती, तब हमारा डिसीजन रूल क्या बोलता, तब हमारा आंसर क्या होता? क्या होना चाहिए था? लेस देन 5.99, तब क्या होना चाहिए था बताओ? We accept null hypothesis and reject alternate hypothesis, है ना? बेसिकली यही होना चाहिए, सभी के दिमाग में आएगा, बट ऐसा नहीं होगा। अभी क्या हम यहाँ क्या लिखेंगे? we fail to reject null hypothesis। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? we fail to reject null hypothesis। हम कभी null hypothesis को ऐसा नहीं लिखते कि we accept the null hypothesis and reject alternate hypothesis, बट हम क्या लिखेंगे? we fail to reject null hypothesis। अल्टीमेटली मतलब वही है कि fail to reject null hypothesis मतलब accept null hypothesis, पर इसका बोलने का तरीका हमेशा यही रहेगा, क्या? we fail to reject null hypothesis। कैटेगरी वाइज डेटा था हमारे पास, यहाँ पर कैटेगरी था, बट